हाँ, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? ठीक है सर, आप बताइए। हाँ, आप लोग का न्यूज़ तो आया ना आज? हाँ सर, देखिए हाँ बहुत हाँ बढ़िया था। हाँ हाँ, आया है। प्रशांत सिंह ने उसको किया था उन्होंने। हाँ हाँ। पीछे की जो क्लासेज है उसमें जो हम लोगों ने चर्चा की थी, पूरी तरह वास्तु की नॉर्म्स के बारे में जाना कि वास्तु की जो फंडामेंटल नॉर्म्स है वो है क्या, जिसपे वास्तु की पूरी बेस टिकी हुई है। अब हम लोग जो मेरा जो मूल सब्जेक्ट है, गृह वास्तु, रेसिडेंशियल वास्तु, आज उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। हम लोग अपने मूल विषय की ओर आ रहे हैं। उतनी बात जाननी आवश्यक है। अगर हम वो बात नहीं जानेंगे, उसकी बेस नहीं जानेंगे, तो फिर उसके बारे में हम आगे समझ नहीं पाएंगे कि आखिर के क्यों बताई गई है, इसका क्या कारण है। तो अब जो है, हम लोग का विषय, हम लोग अपनी एक्चुअल विषय वस्तु की ओर आएंगे। और एक्चुअल जो विषय वस्तु है वो जो हमारा है, वो जो हमारा है एक्चुअल जो विषय वस्तु है वो है गृह वास्तु। हम लोग अब अपने गृह वास्तु की ओर चलेंगे। गृह वास्तु में जो सबसे पहली जो विषय है उसमें जल की व्यवस्था। कहा जाता है कि ट्यूबवेल कहाँ पे होना चाहिए। घर की एक प्रमुख जो आवश्यकता है, अगर हम घर बनाते हैं तो सबसे पहली आवश्यकता पड़ती है जल की, पानी की। अगर पानी की सब सही दिशाओं में अगर उसका पानी की व्यवस्था नहीं रहने पे नाना प्रकार के विघ्न बाधाओं की सामना करनी पड़ती है। क्योंकि भूमि चयन के बाद पहली आवश्यकता है जल। निर्माण कार्य की गति सुचारू रूप से चल सके, इसके लिए उत्तर पूर्व या उत्तर भाग में जल की व्यवस्था करनी चाहिए। उत्तर पूर्व या उत्तर में कहा जाता है कि जिस भी भवन का, जिस भी भूखंड का उत्तर पूर्व में गहरा तालाब हो, गड्ढा हो, कुआं हो, बहता पानी हो, दरिया हो, तो उनके घर में समृद्धि एवं धन दौलत की वृद्धि होती है तथा उस स्थान पर रहने वाले व्यक्ति प्रसिद्ध, सम्मानित, प्रतिष्ठित और सभी के प्यारे बन जाते हैं। ऐसे व्यक्तियों का सम्मान राजा, मंत्री और रईसों के द्वारा होता है, जिनके घर के उत्तर पूर्व में गड्ढा हो, दरिया हो, बहता पानी हो, तालाब हो, तो वो बहुत अच्छा है। कहा जाता है कि घर में अतिथियों और एवं मिलने वालों का अंबार लग जाता है। बराबर अतिथिगण आते रहते हैं। बड़े बड़े जोगी भी, तपस्वी साधारण वेश बदलकर अतिथि स्वीकार को प्राप्त करते रहते हैं। इसलिए इस दिशा में नल, ट्यूबवेल लगवाना, अंडरग्राउंड टैंक बनवाना, आजकल पानी की कंजर्वेटिव सिस्टम के लिए भी, वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम में भी जो अंडरग्राउंड जो टैंक बनाई जाती है, इसलिए उत्तर पूर्व की तरफ आप बनवाएं तो ज्यादा फायदा देगा। और गरीबी, कर्ज, बीमारी, धन संबंधी अनेक रुकावटें खत्म होती है और बिना किसी विलंब का समस्याओं का समाधान होता है। साथ ही प्रत्येक प्रकार के कर्ज, मुकदमे आदि की समस्या का तुरंत समाधान हो जाता है। थोड़ी सी मेहनत करने पर ज्यादा सफलता मिलती है। यदि घर का उत्तर पूर्व का स्थान नीचा, खुला, पानी भरा हो, तो बड़े बड़े सुख उस मकान में रहने वाले भोगते हैं। मतलब बड़े बड़े सुख की प्राप्ति होती है। इसलिए भवन के उत्तर पूर्व दिशा में नल या टैंक को रखना चाहिए।
लक्ष्मी प्रसन्न होकर सभी कुछ दे देती हैं, अर्थात घर में मान सम्मान, प्रतिष्ठा एवं सुखों की प्राप्ति होती है। इसका मतलब है कि उत्तर पूर्व का जो क्षेत्र है ये बड़ा ऑस्पिशियस है, और ऑस्पिशियस होने का जो सबसे बड़ा कारण है, उत्तर पूर्व का जो क्षेत्र है वो जलीय क्षेत्र है। आपने पहले पढ़ाई किया है, उत्तर पूर्व का जो क्षेत्र है जलीय क्षेत्र है। उत्तर पश्चिम का जो क्षेत्र है जिसे वायु क्षेत्र कहा जाता है वो आपका वायु क्षेत्र है, और दक्षिण पश्चिम का जो क्षेत्र है जो नैऋत्य का क्षेत्र कही जाती है वो पृथ्वी तत्व से संचालित क्षेत्र है, और दक्षिण पूर्व का जो क्षेत्र है वो अग्नि क्षेत्र से संचालित है, और जो घर का जो मध्य स्थान है वो आपका पूरी तरीके से आकाश तत्व से ये संचालित है। तो इस तरह जो है उत्तर पूर्व का क्षेत्र जलीय क्षेत्र होने के कारण इसे हम उत्तर पूर्व की तरफ करेंगे तो ये ज़्यादा फायदा देगा, ज़्यादा अच्छा देगा। अब हम अलग अलग स्थानों पे ट्यूबवेल का, बोरिंग का क्या फायदा है, क्या नुकसान है, इसको हम विस्तार से समझने का प्रयास करते हैं, विस्तार से इसके बारे में जानने का प्रयास करते हैं। कैसे अलग अलग जगहों पे अलग अलग प्रभाव ये कैसे देता है, कैसे ये रखता है, और किन क्षेत्रों पे इसका क्या दुष्प्रभाव है, किन क्षेत्रों पे हम यदि बनाते हैं इसका क्या क्या दुष्प्रभाव तो वहाँ पे वास करने वाले को प्राप्त होगी। इन सभी चीज़ों को हमें जानना है, सभी चीज़ों पे हमें इस पे ध्यान रखने की आवश्यकता है। तो अभी जो है इस पे हम लोग ये चर्चा करेंगे और इस पे देखने का प्रयास करेंगे कि कैसे ये हमें प्रभावित करता है, कैसे हम प्रभावित होते हैं और कैसे इसे करना चाहिए। इसमें हम फिगर के द्वारा आपको दिखाने का हम प्रयास करते हैं। इस स्थान पे तो ट्यूबवेल के लिए जो जगह बताई गई है पूरी भूखंड में, या तो पूर्व में हम कर सकते हैं या उत्तर में कर सकते हैं, और तीसरा जो स्थान है पश्चिम में कर सकते हैं, और जो पहली स्थान है ये उत्तर पूर्व की तरफ हमें करनी है। अब उत्तर पूर्व में जो स्थान जो निर्धारित की गई है इसमें आप देख रहे होंगे कि ये उत्तर पूर्व का मूल एक्सिस जोन जो है इसमें हमें नहीं करना है। जो जोन है, जो एक्सिस है, इस पे हमें किसी तरह का बोरिंग की निर्माण नहीं करनी है। ये आपने देखा कि एक उदाहरण दिखाया गया है 60 मीटर बाई 60 मीटर, अर्थात एक जोन, एक एक्सेस का, एक एक्सेस जो है ये 20 मीटर का है, दूसरा 20 मीटर और तीसरा 20 मीटर, 20 बाई 20 का। 20 बाई 20 में अगर इसे दो बराबर भागों में बांटेंगे तो 10 बाई 10, और यहाँ पे 10 बाई 10 आएगा। तो ये जो मूल जो 10 फीट 10 बाई 10 का जो स्क्वायर फीट है यहाँ पे हमें किसी भी तरह का निर्माण कार्य नहीं करना है, और इसके सामने वाले जोन पे नहीं करनी है। ये एक्सेस पॉइंट होता है, अक्ष की पॉइंट होती है। यहाँ पे हमें वही नुकसान है जो नुकसान मुझे दक्षिण पश्चिम में करने से मिलती है। बहुत सारे घरों में हम लोगों ने देखा है कि लोग ईशान कोण में बोरिंग या ट्यूबवेल लगानी है, ईशान कोण में हमें लगा देना चाहिए, ये अच्छी बात है, ईशान कोण में लगाना चाहिए, लेकिन ईशान कोण में कहाँ पे लगाना चाहिए, किस स्थान पे लगाना चाहिए और किस स्थान से बचना चाहिए, इसका हमें ध्यान रखना है। 90% लोग इस गलती को कर बैठते हैं।
90% लोग इस तरह की गलतियां को कर बैठते हैं और वो सिर्फ स्थूल रूप से जानते हैं, स्थूल रूप से जानते हैं कि ईशान कोण में तो कर देना चाहिए, कोई बात नहीं, ईशान कोण तो बहुत अच्छा है, लेकिन ईशान कोण में कहाँ पे करना चाहिए, कहाँ पे नहीं करना है, इसकी समझने की आवश्यकता है। अगर इसे आप ध्यान में नहीं रखेंगे तो आपके घर में, आप तो कहते हैं कि किसी से पूछा जाए तो नहीं नहीं सर मेरा तो वास्तु के हिसाब से बनी हुई है, पूर्ण रूप से बनी हुई है, ऐसे लोग बोलते हैं। लेकिन जब माइनॉरिटी उसकी अध्ययन करी जाती है तो देखा जाता है कि छोटी छोटी गलतियां कर दी गई है जो बहुत बड़ी गलती का फल देने के लिए कारगर है। बहुत सारे घरों में मैंने पीछे भी चर्चा किया कि गौमुखी भूखंड बना देते हैं, नॉर्थ ईस्ट काट के गौमुखी भूखंड बना देते हैं, तो ऐसा भूखंड जो है फल अच्छा देने की अपेक्षा नुकसान देने लगता है। उसी तरह ट्यूबवेल में, बोरिंग में सबसे ज्यादा गलतियां होती है। लोग इसे अनजाने में, अनचाहे में करते हैं, क्योंकि उनकी पूर्ण ज्ञान तो होती नहीं है। उनको तो ज्ञान है कि नॉर्थ ईस्ट में बहुत अच्छा फल देता है, अच्छा देता भी देता है, इसमें क्या शक है कि अच्छा नहीं देता है। लेकिन नॉर्थ ईस्ट में कहाँ पे अच्छा देता है, कहाँ पे हमें नहीं करना है, इसी बात को समझना है, जिसको लोग नहीं जानते हैं, आम लोग नहीं जानते हैं। और पत्र पत्रिकाएं, किताब, मैगजीन, समाचार पत्र के माध्यम से तो कहते हैं सर मेरा तो नॉर्थ ईस्ट में है बोरिंग, कोई बात नहीं, मेरा तो बहुत अच्छा बोरिंग है। वो तो समझ रहे हैं कि अच्छा है, लेकिन उसका नुकसान उनको मिल रही है। अगर एक्सिस में है तो उसका नुकसान है। मैं समझता हूँ कि मेरे हर लोग अभी इसमें ये समझ गए होंगे कि एक्सेस पॉइंट को कैसे निकाला जाए। पूरे प्लॉट को 3 बराबर भागों में हम बांट देते हैं, जो भी है। जैसे 60 है तो 20 20 20 20 60 मीटर हुआ, और 60 मीटर को इधर भी 20 60 है तो 60 इधर भी 20 20 हुआ। अब इसमें 10 ए है, 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 कुल मिला के 20 इंटू 20, इसका मतलब 400 स्क्वायर फीट का जगह है। इसमें जो जो 20 ऊपर का आता है, 10 बाई 10 जो ऊपर का कॉर्नर आता है, मुख्य जो कोने की जो जगह है, इसे हमें हटा देनी है। इसमें हमें बोरिंग नहीं करना है। और दूसरा बोरिंग इसके सामने जो अच्छ है, इसके सामने का जो पार्ट है, ब्रह्म स्थान है, और ये तो हमें करना ही नहीं है। तो इस बात का हमें ख्याल रखना है कि इस मूल जो है, जो अक्ष पे, ईशान कोण के मूल अक्ष पे, मूल अक्ष कैसे निकालेंगे, मैं समझता हूँ सभी को ये बात आ गई होगी कि मूल अक्ष को कैसे निकाला जाए। मूल अक्ष से, एक्सिस पॉइंट से बचते हुए जब हम बोरिंग करेंगे तो वह बोरिंग हमारे लिए सुख शांति और समृद्धि के लिए अपनी कारगर होगा, वो अपनी भूमिका अदा करेगा। तो इसे इस तरह हमें समझनी है। अब हम अलग अलग जगहों पे हम समझने का प्रयास करेंगे कि हमें बोरिंग कैसे अलग अलग जगहों पे कैसे फायदा देगा। इसे ये देखें, उत्तरी ईशान है, ईशान का 45 डिग्री का जो क्षेत्र है ईशान का, इससे उत्तरी ईशान 22.5 डिग्री उत्तर, इस से 22.5 डिग्री उत्तर की तरफ का जो क्षेत्र है उत्तरी ईशान है, और 22.5 डिग्री पूरब में जो क्षेत्र है ये पूर्वी ईशान है। तो उत्तरी ईशान की तरफ हमें क्या फायदा देता है? अगर आप बोरिंग किसी घर में उत्तरी ईशान की तरफ कराएंगे तो वो जो है मानसिक शांति के साथ साथ, मानसिक प्रगति के साथ साथ देव कृपा की वृद्धि कराता है, और साथ में हमें आर्थिक संपन्नता भी देता है। आर्थिक संपन्नता के साथ साथ देव कृपा और सौभाग्य में भी वृद्धि देता है। इस बात का हमें हमेशा ख्याल रखना है कि उत्तरी ईशान की जो ट्यूबवेल है वो बहुत अच्छी फल देने वाली होती है। इसमें हर तरह का सुख शांति की प्राप्ति हमें होती है। अगर पूर्वी ईशान की तरफ हम करते हैं, अपने मूल एक्सेस को छोड़ते हुए पूर्वी ईशान की तरफ की बोरिंग भी
बहुत अच्छा फल देता है। आप अगर ईशान की तरफ की जमीन हो, उत्तर मुखी जमीन हो या पूर्व मुखी जमीन हो या किसी भी तरह के मुख की जमीन हो, तो आप प्रयास करें बोरिंग उत्तर में कराएं, उत्तर ईशान की तरफ कराएं या पूर्वी ईशान की तरफ कराएं, पूर्व की तरफ कराएं। ये आपके लिए बहुत ही लाभप्रद है, बहुत ही फायदेमंद है। इसके साथ सामाजिक प्रतिष्ठा तो बनती बनती है, और दूरस्थ प्रदेशों में यहाँ पे वास करने वाले की नाम होती है, काफ़ी उनकी प्रशंसा समाज में मिलती है और उनकी हर कामों में सफलता की प्राप्ति होती है। और ऐसे मकान में निवास करने वाले को विश्वास भी बहुत अच्छा रहता है। इसलिए उत्तरी ईशान और पूर्वी ईशान की बोरिंग बहुत ही लाभप्रद है, बहुत ही फायदेमंद है, और इसको हमें ध्यान में रख के करना है उत्तरी ईशान और पूर्वी ईशान की तरफ। आगे अगर मेरे पास उत्तर में, पूर्व में या उत्तरी ईशान पूर्वी ईशान में अगर जगह ना हो, किसी तरह की कमियां होने पे पश्चिम की दिशा, आपने देखा पश्चिम को भी अलाउ किया गया है, पश्चिम की दिशा में आप बोरिंग कर सकते हैं। क्योंकि देवताओं में वरुण देव का स्थान है, तो कहा जाता है कि पश्चिम में जो पानी के टैंक है या जल संग्रह जो घर के पश्चिम भाग में ओवरहेड टैंक में अच्छा रहता है। नीचे कुआं अगर है तो ये साधारण फल देने वाला होता है, और ये साधारण लाभप्रद होता है, बहुत लाभप्रद नहीं होता लेकिन साधारण यह फल देता है और साधारण रूप से घर में ये लाभ देने वाला बनता है। यदि कुआं, ट्यूबवेल या पानी की जो व्यवस्था है घर में करते हैं अपने घर के इस्तेमाल करने के लिए, अगर दक्षिण दिशा की तरफ की जाए, तो दक्षिण दिशा की तरफ अगर हम करते हैं तो विभिन्न प्रकार के शारीरिक कष्टों का सामना करना पड़ता है। क्योंकि दक्षिण का दिशा आपने देखा कि ये दिशा मंगल का दिशा है, और दक्षिण की दिशा में जो आप जानते हैं कि ये अग्नि क्षेत्र है, तो दक्षिण की दिशा में अग्नि अग्नि का तत्व है, और दक्षिण मंगल का क्षेत्र है। तो इस दिशा में अगर हम पानी का इस्तेमाल करेंगे तो हमारे उत्साह में कमी आएगी, हमारे स्फूर्ति में कमी आएगी, हमारे स्वास्थ्य में कमी आएगी। तो क्योंकि समझाना चाहता हूँ। मंगल का जो प्रभाव है, मंगल का प्रभाव है हमारे मसल्स पे भी उसका अधिकार है, मेरो बोन्स पे भी उसके अधिकार है। मंगल जहाँ खराब होगा तो इन चीज़ों के भी हमारे शरीर में खराबियाँ होने की संभावना बन जाती है। खास करके कहा जाता है कि जो महिलाएं होती हैं उनके लिए अच्छा नहीं होता, और एक्सीडेंटल जो चांसेज है, दुर्घटना की जो संभावना है उसे होते देखी गई है। इसलिए दक्षिण दिशा की जो बनी हुई जो ट्यूबवेल है, बोरिंग है, ये नुकसान देता है। इसी तरह हम अपनी जब बड़े मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग में भी रहते हों तो उसकी भी बोरिंग का भी हमें इसी तरह ध्यान देनी है। तो उसे उत्तर, पूरब या नहीं जगह रहने पे हम पश्चिम में जगह दे सकते हैं, लेकिन बाकी जगहों पे कहीं न कहीं किसी तरह का मेजर नुकसान है, इसलिए इन स्थानों पे हमें नहीं देना है। वायव्य क्षेत्र की तरफ, नॉर्थ वेस्ट की तरफ बोरिंग, नॉर्थ वेस्ट की तरफ जो बोरिंग होती है, एक गृह स्वामी को या जो यहाँ पे निवास करते हैं, खास करके ये महिलाओं के लिए तो अच्छा नहीं फल देता है, और इसमें पेट की संबंधित शिकायतें बहुत देखने को मिलती है। इसलिए इस तरह का बोरिंग पे शत्रुओं की वृद्धि बढ़ जाती है, शत्रु पीड़ा की संभावना बन जाती है, मित्र भी शत्रु होने लगते हैं, और इस तरह का बोरिंग हमें कभी भी नहीं करना है। हमेशा इस तरह की बोरिंग से हमें बचनी है, अन्यथा महिलाओं की सेहत
अक्षरशः खराब रहती है, मानसिक तनाव बनी रहती है और अक्षरशः लोगों के बीच में आंतरिक संबंध जो है, इंटर रिलेशनशिप, उसमें कहीं न कहीं कमियां रहती है। इसलिए इस तरह का भूखंड से, इस तरह के बोरिंग से हमें बच के चलना है। इस तरह की बोरिंग हमें नहीं करने की सलाह देनी है। नैऋत्य दिशा की बोरिंग जो है, मैंने पहले भी कहा है, पृथ्वी तत्व का क्षेत्र है। इस क्षेत्र में जितना ऊंचा रखेंगे, इस क्षेत्र को जितना मजबूत रखेंगे, इस क्षेत्र पे ठोस आधार का निर्माण करेंगे, इस क्षेत्र में हमें गड्ढा नहीं रखना है, इस क्षेत्र को नीचा नहीं रखना है। इस क्षेत्र में जितना मजबूत रखेंगे, उतना ही मजबूत से निर्णय लेने की क्षमता बनेगी, उतना ही भाग्य की अच्छा स्थिति बनेगी, उतना ही हमें संघर्ष करने की क्षमता मिलेगी और विषमताओं से, विभिन्न प्रकार के समस्याओं से संघर्ष करने की हमें क्षमता प्राप्त होगी। इसलिए इस तरह की बोरिंग से जो ये आयु का भी स्थान है, तो ये जो है बीमारियों का कारण बन जाता है और आकस्मिक रूप से घटना और दुर्घटना देने का भी कारण बनता है। कहा जाता है कि इस तरह गड्ढा हो या पानी का संबंध धन से भी देखा किया गया है वास्तु में, तो इस तरह हमें धन की कमी आएगी और खास करके आयु में भी कमी आएगी। और जितनी तरह की घटना दुर्घटना अकस्मात होती है, उसमें यह बहुत बड़ा भूमिका अदा करता है। इस कारण से इस तरह की ट्यूबवेल या बोरिंग हमें करने की सख्त मना करी जाती है। हमें सख्त इसको मना करनी चाहिए। अगर किसी भी व्यक्ति के घर में इन जगहों पे बोरिंग है, तो उन्हें उनके विकास को गतियाँ रुक जाती है, उनकी शारीरिक स्वास्थ्य की व्यवस्था में कमी आ जाती है, उनकी आर्थिक उन्नति में कमी आ जाती है, सामाजिक प्रतिष्ठा में कमी आ जाती है और भाग्य उनका साथ नहीं देता। भाग्य गंदा हो जाता है, धुंधला हो जाता है, भाग्य में कमियां आने लगती है। इसलिए इस तरह की जो बोरिंग है, उन्हें करने की सलाह नहीं देनी है। ये दक्षिण पूर्व की बोरिंग, ये दक्षिण पूर्व की जो बोरिंग है, ये भी जो अग्नि का क्षेत्र है और अग्नि का क्षेत्र होने से वहाँ पानी की अगर व्यवस्था हम रखते हैं, तो कहीं न कहीं हमें नुकसान होता है। आग और पानी का एक साथ होना कला तो बढ़ती बढ़ती है और आर्थिक स्थिति में भी कमियां लाती है, स्वास्थ्य में कमी लाएगी और ये पूरी तरीके से लिटिगेशन, मुकदमा, स्त्रियों की स्वास्थ्य, इन सभी में कमियां देती है। इस तरह का बोरिंग जो है, कलह और परेशानियों से युक्त बना देता है घर को। इसलिए इस तरह की बोरिंग से हमें उत्तम पूर्ण रूप से बचनी है। इस तरह की बोरिंग का हमें सलाह एकदम नहीं देना है। किसी भी प्रेमिसेस में इस तरह की बोरिंग हमें बहुत नुकसान करता है, बहुत उन्हें परेशानियों से युक्त बना देता है। घर के मध्य भाग में जो बोरिंग होता है, ये कहा जाता है कि घर के मध्य स्थान को हमेशा थोड़ा ऊंचा थोड़ा रखना है। इसे नीचा या पानी की व्यवस्था रखने से एक कहा जाता है जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है और कहा जाता है कि कोई कोई भी व्यक्ति दीर्घकाल तक इसमें अस्थायी रूप से नहीं रह सकता। और ये जो नियम है, ये सारे जो नियम जो हम अभी हम चर्चा कर रहे हैं, रेसिडेंशियल वास्तु के साथ साथ कॉमर्शियल और इंडस्ट्रियल वास्तु पे भी इनका वही भूमिका है। ऐसा नहीं कि ये केवल रेसिडेंशियल वास्तु पे है,
ये कॉमर्शियल और इंडस्ट्रियल वास्तु पे भी ये उतना ही नुकसान करता है जितना कि ये रेसिडेंशियल वास्तु पे करता है। तो ये जो है घर की मध्य स्थान में तो बोरिंग कभी करनी ही नहीं चाहिए। ये ये अगर आप बोरिंग करते हैं तो कहीं ना कहीं आपको तो विभिन्न प्रकार के परेशानियों की सामना होते देखी गई इस तरह के घर में। तो जो निष्कर्षता जो बात हमें जो समझ में आई है, जिस चीज़ को हम लोग देख रहे हैं, जिस बात को हम लोग समझ रहे हैं, उसमें जो जो बातें आई वो जो बोरिंग की जो सबसे मुख्य जो ये व्यवस्था है वो हमें उत्तर की तरफ, पूरब की तरफ या देखो तो कट गया क्या देखो ना, उत्तर की तरफ, उत्तर की तरफ, पूरब की तरफ या उत्तरी ईशान, पूर्वी ईशान और पश्चिम की तरफ हम कर सकते हैं। बाकी जगहों पे जो भी बोरिंग हम करते हैं उसमें कहीं ना कहीं नुकसान होती है, कहीं ना कहीं परेशानियों की सामना होती देखी गई है। इसलिए इस तरह का जो बोरिंग से हमें बचना है और हमें बच के चलना है। तो उत्तर की तरफ की जो भी बोरिंग है वो भी बोरिंग हमें प्रगतिदायक है। उस बोरिंग से भी हमें काफ़ी लाभ होता है, मानसिक लाभ है, आर्थिक लाभ है, संपन्नता की भी वृद्धि होती है, धन की भी वृद्धि होती है। इस तरह जो बोरिंग की जो व्यवस्था है हमें जो नहीं जहाँ करना है वो नैऋत्य की तरफ नहीं करनी है, दक्षिण की तरफ नहीं करनी है, साउथ ईस्ट की तरफ नहीं करनी है, नॉर्थ वेस्ट की तरफ नहीं करनी है, और जो एक्सिस पॉइंट है उत्तर पूर्व का उस पर नहीं करना है। और इस तरह फिर ट्यूबवेल का, बोरिंग का अगर हम ख्याल रखेंगे, हम उनकी बातों को ध्यान में रखेंगे, इस वास्तु के नॉर्म्स को ध्यान में रखेंगे, तो निश्चित रूप से उस घर में सुख है, शांति, समृद्धि और नाना प्रकार की जो फायदा है वो आपको दिखाई पड़ेगा या मिलेगा। इस तरह जो बोरिंग का हमने चर्चा किया। अब जो है हम जो चर्चा करने जा रहे हैं बोरिंग के बाद ओवरहेड टैंक। ओवरहेड टैंक जो है जो छत पे पानी रखने की व्यवस्था पे हम अभी चर्चा करेंगे कि प्राचीन काल में तो एक मंजिला मकान होते थे, लेकिन उस समय जल स्थान जो है जमीन पर रखा जाता था, किंतु आज बहुमंजिले इमारतों का युग है, मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग का युग है। ऐसे में सामान्यतः ओवरहेड जल स्थान की स्थापना की जाती है। और ओवरहेड टैंक किस दिशा में और कहाँ होना चाहिए, इसे हमें समझना है। और बहुत जगह लोग गलती कर बैठते हैं, बहुत जगह ऐसे पूरी चीज़ को समझ नहीं पाते हैं कि कहाँ इसे रखनी है, किस तरह से रखनी है, और किस तरह से इनका रख करके किस तरह से प्रयोग करनी है। इस बात को भी हमें वास्तु में बारीक से बताया गया है। और वास्तु इस बात को भी समझता है कि अगर ओवरहेड टैंक को गलत स्थान पर रखी जाए तो उसका नुकसान उस पे वास करने वाले, उस पे निवास करने वाले गृह स्वामियों को मिलता रहता है। इसे मैं एक पिक्चर के माध्यम से आपको दिखाने का मैं प्रयास करता हूँ। ये ओवरहेड टैंक है का एक पिक्चर है। पूरे भवन को 9 बराबर भागों में अगर बांट देते हैं, 3 इस तरफ से 3 इस तरफ से, तो 9 इक्वल बराबर भाग में आएगा।
तो हर जोन निकल जाता है, उत्तर का है, उत्तर पूरब है, दक्षिण पूरब है, दक्षिण है, नैऋत्य है, पश्चिम है, उत्तर पश्चिम है, और मध्य स्थान का स्थान निकल जाता है। तो ओवरहेड टैंक हमेशा जो है पश्चिम और नैऋत्य के, पश्चिमी नैऋत्य की तरफ रखने की बात, या फिर दक्षिणी नैऋत्य या पश्चिमी वायव्य की ओर रखी जानी चाहिए। ओवरहेड टैंक को अगर हम गलत स्थान पे रखेंगे तो ये नुकसान करता है। अगर उत्तर पूरब में रखेंगे तो नुकसान करेगा। ये क्षेत्र ऊंचा हो जाएगा छत का, तो ये क्षेत्र में भारी भी हो जाता है, इसलिए इसे इस तरफ नहीं रखनी है। पूरब की तरफ रखेंगे तो पूरा भारी हो जाएगा, दक्षिण पूरब की तरफ रखेंगे तो ये स्थान भी आपकी कहीं ना कहीं नुकसान देती है। ये अग्नि का क्षेत्र है, ये पृथ्वी तत्व चुकी है, और पृथ्वी तत्व का क्षेत्र होने के कारण दूसरा है यहाँ पे पानी की जो हम व्यवस्था है, तो जो मध्याह्न की सूर्य की किरणें हैं, ये मध्याह्न की सूर्य की किरणों का प्रभाव यहाँ पे अत्यधिक रहता है, और ये क्षेत्र को हमें भारी करके रखनी है। इसलिए कहा जाता है पश्चिम या दक्षिण पश्चिम या दक्षिण पश्चिमी नैऋत्य या दक्षिणी नैऋत्य की तरफ आप रखिए, क्योंकि इस क्षेत्र को हमें भारी करनी है। क्षेत्र जितना भारी होता है उस घर के लिए उतना ही फायदेमंद होता है, इसलिए कहा जाता है कि इस क्षेत्र की तरफ आप रखें। और दूसरी मध्याह्न की सूर्य की जो किरणें हैं, मध्याह्न की सूर्य की किरणों के प्रभाव से पानी में चूंकि प्रदूषण बहुत जल्दी देखने को मिलती है, बहुत जल्दी लगता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, इसलिए मध्याह्न की सूर्य की किरणों के प्रभाव से इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के सिद्धांत के हिसाब से यहाँ पे पानी ये प्रदूषण से मुक्त होते रहता है। ये मतलब कि सूर्य की गर्मी के, सूर्य के ताप के प्रभाव से ये पानी में प्रदूषण कम लगती है, और ये पानी हमारे लिए लाभप्रद होता है। इनके ध्यान को रखते हुए भी इस क्षेत्र में पानी रखने की बात कही जाती है। कहा जाता है इसके अलावा और भी जो बातें हैं, कही जाती है कि पानी की जो व्यवस्था है, जो छत के ऊपर में जो हम पानी की जो व्यवस्था करते हैं, उसे मकान के ठीक बीचों बीच न रखें। ये पिक्चर में आप देखे हैं, ये मना की गई है। इससे जीवन असहाय सा महसूस होने लगता है, मतलब जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है, और इस स्थान पे भी पानी को ये नहीं रखना है, और ये अन्यथा ये काफी नुकसान देता है। उसके बाद जो है ईशान क्षेत्र में तो भूल कर भी इसे नहीं रखें। अगर ईशान क्षेत्र में रख देते हैं, ये ये ईशान क्षेत्र जो है, एक कहा जाता है कि आर्थिक हानि एवं दुर्घटना का भी भय बना रहता है। यदि किसी कारण इस क्षेत्र में टैंक बनाना हो, किसी भी कारण से, बहुत मजबूरी बस, तो वायव्य क्षेत्र को, आग्नेय को और नैऋत्य क्षेत्र में निर्माण कार्य अपेक्षाकृत ऊंचा करना चाहिए। ऐसा नहीं हो ईशान नैऋत्य क्षेत्र में काफी ऊंचा, उसके बाद आग्नेय क्षेत्र, और तब वायव्य क्षेत्र की तरफ करके तब आप ईशान क्षेत्र की तरफ आ सकते हैं। इससे ईशान क्षेत्र के में से मिलने वाले दुष्परिणामों को काफी हद तक कम किया जा सकता है। ईशान क्षेत्र के जो दुष्परिणाम जो मिलता है उससे हम काफी कम कर सकते हैं। तो इस तरह अगर ईशान क्षेत्र में पानी की टैंक रखनी है तो उसे नैऋत्य, आग्नेय और वायव्य कोण में बनी हुई व्यवस्था को, बनी हुई इमारतें को ऊंची करनी होगी, अन्यथा ये नुकसान देगा। उत्तर में अगर हम पानी के टैंक रख देते हैं उत्तर की दिशा में,
तो कर्ज में वृद्धि करता है, काफी कर्ज बढ़ जाती है और साथ ही आर्थिक रूप से खटेहाल एवं तंगहाल बना देता है। इसलिए भूल करके भी हमें उत्तर की तरफ टैंक नहीं बनानी है, ऊपर नहीं रखनी है ओवरहेड टैंक, अन्यथा आर्थिक रूप से फाइनेंशियल स्ट्रक्चर जो है, फाइनेंशियल जो सिचुएशंस है उस घर में, वो काफ़ी वीक हो जाएगी, काफ़ी पुअर हो जाएगी। इसका मतलब है कि पश्चिमी नैऋत्य, पश्चिम और पश्चिमी वायव्य एवं दक्षिणी नैऋत्य को छोड़कर किसी भी अन्य कोण में ओवरहेड टैंक का होना अशुभ होता है, अच्छा नहीं होता है। अगर कहीं पे उत्तर पूर्व में बना दी गई है तो पुनः नैऋत्य के क्षेत्र में एक कमरा या हाइट पे एक भवन का निर्माण करना आवश्यक होगा, तभी इसके दुष्परिणाम में हम से बच सकते हैं। छत पे जो पानी की टैंक है, ये कहा जाता है कि एकदम छत पे ना रखें, थोड़ी सी कुछ चबूतरा वगैरह बनाकर रखनी चाहिए। डायरेक्ट छत पे रख देंगे तो घर में रहने वाले को मानसिक तनाव में वृद्धि होती है, ऐसा देखा गया है, ऐसा समझा गया है। बहुमंजिली इमारतों में, खास करके बहुमंजिली इमारतों में जो तो ओवरहेड टैंक के लिए जहाँ पानी हम की जो जमीन से ऊंचा भेजा जाता है, वहाँ इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि पानी की जो पाइपलाइन है जब भी घूमे वो दाहिनी ओर घूमते हुए छत पर जाए। जो नीचे बोरिंग से पानी ऊपर की ओर हम भेजते हैं, उसे हमें इस तरह की डिजाइन करानी चाहिए। जो पाइपलाइन का डिजाइन इस तरह का होना चाहिए कि वो छत पे जो जाए पाइपलाइन वो दाहिनी तरफ राइट हैंड साइड घूमते हुए ऊपर जाए। ये काफी शोभप्रद होता है। तो इस तरह अभी आपने जो हमने चर्चा किया ओवरहेड टैंक और पानी की जल पे, भूगर्भीय जल को कहाँ से हमें लेना है, क्योंकि पानी की जो व्यवस्था है मकान में सर्वप्रथम उसकी आवश्यकता होती है। मकान बनाने से लेकर, निर्माण से लेकर जब हम रहते हैं तो उसकी निरंतर आवश्यकता है। इसलिए पानी का संबंध वास्तव में धन से भी है। इसलिए पानी का खर्च बहुत ज़्यादा नहीं करना चाहिए। पानी का वेस्टेज अगर करते हैं, पानी हमेशा नल से टपकते रहता हो, तो आपकी धन की अपव्यय होती रहेगी, आपकी खर्च की अधिकता बनी रहेगी। इसलिए पानी का संबंध, पानी का जो प्रवाह है वो धन से रखी गई है। इसलिए इसे हमें बारीक से समझना है, बारीक से इसके बारे में हमें जानना है। अब जो हम चर्चा करने जा रहे हैं, जो चार दीवारी के पश्चात घर जब बनाते हैं तो मुख्य द्वार की आवश्यकता है। चार दीवारी हम करते हैं, भवन में चार दीवारी की भी उतना ही जरूरत है, क्योंकि पहले भी हमने पढ़ा है, जाना है कि चार दीवारी अगर हम नहीं करते हैं, बाउंड्री वॉल नहीं बनाते हैं, तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड की निर्माण अच्छी तरीके से नहीं होगी। अगर मैग्नेटिक फील्ड की अच्छी निर्माण नहीं हो पाएगी तो वहाँ पे रहने वाले को नुकसान होगा, वहाँ पे चुंबकीय प्रवाह अच्छे ढंग से नहीं बन पाएगी। तो इसलिए अच्छे मैग्नेटिक फील्ड के लिए चार दीवारी का होना आवश्यक है। चार दीवारी के पश्चात घर में प्रवेश करने वाले प्रथम प्रवेश द्वार को मुख्य द्वार, प्रधान द्वार या सिंह द्वार कहते हैं। चार दीवारी के पश्चात घर में प्रवेश करने वाले जो सबसे बड़ा द्वार है, जिसे मुख्य द्वार
प्रधान द्वार या सिंह द्वार कहते हैं। यह जो द्वार है अन्य द्वारों की अपेक्षा बड़ा, मजबूत एवं आकर्षक होता है। मुख्य द्वार का दोष रहित होना पूरे घर की समृद्धि और विकास के लिए आवश्यक है। यदि आपका मुख्य द्वार में दोष है, प्रवेश द्वार गलत जगहों से बनी हुई है, तो पूरा घर की वास्तु आपकी खराब हो जाएगी। केवल द्वार ही पूरे घर की वास्तु खराब होने में निर्णायक भूमिका अदा करती है। इसलिए द्वार का सही जगह पे होना, अच्छी जगह पे होना आवश्यक है। द्वार में किसी वेद प्रभावित हो, जिस वेद की चर्चा हमने पहले किया था, तो घर के स्वामी तथा अन्य सदस्यों के विभिन्न प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। साथ ही गंभीर बीमारियों एवं दुर्घटनाएं होती रहती है। इसके विपरीत द्वार यदि सही दिशा में बनी हुई है, तो उसमें वास करने वाले सभी सदस्यों को सुख समृद्धि एवं सफलता की ओर सभी सदस्यों को ले जाती है। सफलता की ओर ले जाती है। वास्तु शास्त्र में प्रत्येक भूखंड एवं भवन में कुछ स्थान जो है शुभ होने के कारण उसे हम एक्सेप्ट करते हैं, और कुछ स्थान अशुभ होने के कारण उसे हम बच के चलते हैं। जो मुख्य द्वार है, मुख्य द्वार जो है या भवन के अन्य द्वार को लाभदायक ग्रिड अर्थात जहां से शुभ फलप्रद ऊर्जाओं की प्राप्ति हो रही हो, उसे उच्च श्रेणी का भी स्थान कही जाती है, पॉजिटिव ग्रिड भी कहा जाता है, उस स्थानों से करना चाहिए। आधुनिक विद्वानों के मतानुसार पूरी भूखंड को 9 बराबर भागों में बांटकर लाभदायक स्थान पर सुफलदायक द्वार बनानी चाहिए। हमें इस बात का एकदम ध्यान देना है कि प्रवेश द्वार का सही होना या घर के अंदर की भी द्वार का भी सही जगहों से होना हमारे सुख शांति के लिए, उसमें जो वास करते हैं उनकी भी आवश्यक है। अन्यथा वहां पे तरह तरह की परेशानियों का सामना करते देखी गई है। इसे हम एक पिक्चर के द्वारा आपको समझाने का प्रयास करते हैं। इसमें आपने देखा कि ये उत्तर के जो द्वार है, एक बात और आप जो द्वार के बारे में जान, इसे ठीक लंबाई या चौड़ाई के ठीक बीचों बीच नहीं रखनी, थोड़ा किनारे करके बनाना है। इसे एकदम बीचों बीच नहीं रखना है।
पूर्वी की जो द्वार है इसे विजय द्वार भी कहते हैं। इस द्वार को विजय द्वार की भी संज्ञा दी गई है। उत्तरी ईशान की तरफ के द्वार में कहा जाता है देव कृपा और सौभाग्य बनी रहती है। देवताओं की कृपा बनी रहती है क्योंकि परमपिता परमेश्वर का स्थान है। और पूर्वी ईशान की तरफ भी जो द्वार है यश और प्रतिष्ठा को देने वाला होता है। परमात्मा की असीम कृपा बनी रहती है, इसलिए यह जो द्वार है ये बहुत ही अच्छी द्वार मानी गई है और ये द्वार भी अच्छी द्वार मानी गई है। इसमें कहा जाता है कि जो पूर्वी ईशान की जो द्वार है यह द्वार जो है संतान की सुख में वृद्धि करता है और कीर्ति को यश को चार चांद लगाता है। ऐसे द्वार से युक्त भवन में निवास करने वाले काफी इंटेलिजेंट होते हैं, ज्ञानवान होते हैं, विद्वान होते हैं। और यदि इसमें पूर्वी ईशान की तरफ जो द्वार है ये तो काफी अपने आप में बहुत ही फायदेमंद है, क्योंकि पूरब की तरफ द्वार रखेंगे या उत्तर की तरफ द्वार रखेंगे तो ये क्षेत्र खाली हो जाएगा। जो प्रकृति से मिलने वाले ऊर्जा, सकारात्मक ऊर्जाओं के लाभ भी इस घर में मिलते रहेगी। यही कारण है कि ये द्वार के लिए काफी अनुकूल और काफी अच्छी द्वार मानी गई है। दक्षिणी जो आग्नेय की जो द्वार है ये उच्च कोटि का होता है। कहा जाता है यह द्वार घर में स्त्रियों के लिए शुभ है। जो साउथ की जो द्वार है, जो साउथ की द्वार है, दक्षिण की द्वार है, यह गृहस्थों के लिए ये काफी लाभदायक है। पश्चिम की तरफ की द्वार जो है एवरेज फल देने वाला होता है और पश्चिमी वायव्य में जो द्वार है ये सुफलदायक एवं कल्याणकारी कही गई है। उत्तर में जो बना हुआ द्वार है ये प्रगति कारक होता है। इस तरह के द्वार रखने से आर्थिक स्थिति अच्छी होती है। इस तरह आपने देखा कि उत्तरी ईशान की तरफ जो दरवाजा है देव कृपा और सौभाग्य देने वाले हो जाते हैं। आध्यात्मिक चेतना का विकास होता है, ज्ञान और शिक्षा की प्राप्ति होती है। इस तरह के द्वार के फलस्वरूप दुर्भाग्यवश यदि आपदाएं, संकट या बीमारियां भवन में निवास करने वाले पर आने वाली होगी या आती है तो स्वतः दूर हो जाती है। क्योंकि उत्तरी ईशान में मुख द्वार बनाने से भारी सामान स्वतः ही दक्षिण और पश्चिम दिशा में रखे जाएंगे तथा उत्तर पूर्व का भाग दक्षिण और पश्चिम से हल्का हो जाएगा, जो कि वास्तुशास्त्र का एक आधारभूत सिद्धांत है।
तरह द्वार को हम यदि अच्छे ग्रिड में रखेंगे तो फायदेमंद है, और यदि उसे निगेटिव ग्रिड में, जिसे इस पिक्चर में दिखाया गया, जैसे जो पूर्वी आग्नेय का दरवाजे के बारे में कही जाती है, चोरी और अग्नि का भय बना रहता है, यह द्वार अशुभ द्वार है। दक्षिणी जो नैऋत्य के द्वार में भी कहा जाता है कि स्त्रियों की स्वास्थ्य और उनकी आयु के लिए अच्छा फल नहीं देता। ये इस तरह की द्वार को मैंने अपनी वास्तु ऑब्जर्वेशन के दौरान में भी देखा है, प्रैक्टिकली इसका अनुभव मैंने किया है। इस तरह से, इस जगह से द्वार रखने पर महिलाओं की स्वास्थ्य में कहीं न कहीं गिरावटें रहती है, गिरावटें बनी रहती है। और इसी तरह पश्चिमी नैऋत्य की जो दरवाजे हैं, ये मेल मेंबर के लिए अच्छा फल नहीं देता, उनकी आयु में कहीं न कहीं कमियां बनाए रखता है। और उत्तरी वायव्य में जो दरवाजे हैं वो मन की चंचलता, अस्थिरता बनाए रखता है। लोगों को, वंशिका, लोग अधैर्यशाली भी रहते हैं। जाओ बेटा। तो इस तरह जो दरवाजे हैं, 8 जगह से जो द्वार है वो अच्छा फल देता है, और बाकी जो 4 जगह की जो दरवाजे हैं वो अच्छा फल नहीं देने वाले होते हैं। इसमें कहीं न कहीं दिक्कतें रहती हैं। कौन सी द्वार अच्छा होगा? उत्तर की द्वार होगा, उत्तरी ईशान की द्वार होगा, पूर्वी ईशान की द्वार होगा, दक्षिणी आग्नेय की द्वार, दक्षिण, पश्चिम और पश्चिमी वायव्य की द्वार। इस द्वार को उच्च श्रेणी का द्वार कही गई है, पॉजिटिव ग्रिड के दरवाजे कही गई है, और बाकी 4 जगह के दरवाजे, उत्तरी वायव्य के जो दरवाजा है अधरशाली और चंचलता बनाए रखता है, दक्षिणी पूर्वी आग्नेय की जो दरवाजे हैं चोरों और अग्नि का भय बनाए रखता है, और दक्षिणी नैऋत्य की जो दरवाजा है स्त्रियों पे उसका अच्छा असर नहीं पड़ता, और पश्चिमी नैऋत्य की जो द्वार है वो पुरुषों की प्राण के लिए वो अच्छा फल नहीं देता। इस तरह उत्तरी वायव्य की जो दरवाजा है चंचल और अधैर्यशाली बनाए रखता है। इस तरह की जो दरवाजे हैं, इससे हमें, जो हमने जाना कि कौन सी द्वार आधुनिक विद्वानों के मतानुसार अच्छा होता है, कौन सा द्वार हमारे लिए खराब होता है, इसे हम वास्तु चक्र के अनुसार भी मुख्य द्वार की स्थिति को हम जान सकते हैं। पूरी भागों को, भूखंड को 9x9 के बराबर भागों में बांटें। एक 81 पद की एक मंडल निर्माण होगा, तो उसमें हम देखते हैं वो क्या करता है, उसमें हमें क्या होनी चाहिए, इसको भी हम जान लेने का प्रयास करते हैं। आपने देखा
1, 2, 3 से लेकर ये सब पद ये बनाया गया है। तो इस तरह जो 3 और 4 पद वाला जो जगह है 11, 12 और 20, 21 और 27, 28 और 29, इस जगह पे ये अच्छा फल देता है। इसे इसकी चार्ट भी है जिसको आप पढ़ सकते हैं क्या नुकसान देता है। जैसे पहली जगह में अग्नि विस्फोट और दुर्घटना, दूसरे में परिवार और कन्या संतति की अधिकता, तीसरा में इस तरह का आप इसको पूरा पढ़ सकते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से जो सबसे अच्छी बातें हैं, सबसे उत्कृष्ट बातें हैं, वह है आपको जो आधुनिक विद्वानों के हिसाब से जो मत बताई गई है, आधुनिक विद्वानों ने जो बताया है, उत्तर की द्वार, उत्तरी ईशान की द्वार, पूर्वी ईशान की द्वार, पूर्व की द्वार, दक्षिणी आग्नेय की द्वार, दक्षिण की द्वार, पश्चिम की द्वार और पश्चिमी वायव्य की द्वार से ही अपने कमरे के अंदर की दरवाजे या मुख द्वार की द्वार बनानी चाहिए। वो सबसे अच्छा है और सबसे लाभप्रद है। एक बार पहले भी मैंने कहा, फिर एक बार मैं इसे रिपीट कर रहा हूँ कि मुख द्वार मकान की लंबाई के या चौड़ाई के ठीक बीचों बीच नहीं होनी चाहिए। भूखंड के मध्य में बना मुख द्वार किसी भी तरह का रेसिडेंशियल, कॉमर्शियल कार्यों के लिए अशुभ होता है, अच्छा नहीं देता। थोड़ा उसे अलग, बीचों बीच से थोड़ा उसे अलग करके हमें बनानी चाहिए, हमें उसे रखनी चाहिए। कहा जाता है भवन के मध्य में बनी द्वार, जब मुख जो है भवन के मध्य में बनी जो द्वार होती है, ये वंश के नाश का सूचक होता है। यह केवल धर्म स्थलों या मुख द्वार भूखंड के मध्य में रखी जा सकती है। एक बात और ध्यान रखना है, मुख द्वार को कभी भी भूखंड के बढ़े या कटे हुए भाग में स्थापित नहीं करें। कभी भी एक्सटेंशन या रिडक्शन वाली प्लॉट में मुख द्वार को स्थापित न करें। घर में मुख जो प्रवेश द्वार है, भवन में जो मुख्य प्रवेश द्वार है, भवन के अन्य द्वारों की अपेक्षा बड़ा होना चाहिए। मुख द्वार पे किसी तरह का वेध नहीं होना चाहिए। मुख द्वार में साफ सुथरा और सुंदर रखना चाहिए। हमारे शास्त्रों में आप सब जानते हैं, द्वार पूजन की व्यवस्था, डेली पूजन की व्यवस्था, तभी तो किसी पर्व त्योहार में रंगोली बनाकर अपने द्वार को सजाते हैं। तो द्वार की महत्व हमारे आध्यात्मिक रूप से भी उसकी कुछ बातें हैं। द्वार के जो पल्ले होते हैं, ये 2 पल्लों का रखना चाहिए। जो मुख द्वार का तो कम से कम 2 पल्लों का रखना चाहिए। तभी द्वार को अगर यदि ऐसा रखना संभव न हो तो कम से कम मुख द्वार, पूजा कक्ष, मुख द्वार को, पूजा कक्ष को, गृह स्वामी के शयन कक्ष के द्वार को अवश्य 2 पल्लों में रखनी चाहिए। यदि ऐसा भी संभव न हो तो कम से कम उसे उच्च श्रेणी के स्थानों से द्वार की निर्माण अवश्य करनी चाहिए। जो द्वार की जो किवाड़ है, पल्ला है, वो अंदर की ओर खुलना चाहिए। खास करके मुख्य प्रवेश द्वार के दरवाजे की किवाड़
मुख्य प्रवेश द्वार के दरवाजे की किवाड़ बाहर खुलने वाली न बनाई जाए, अन्यथा मुसीबतों का सिलसिला हमेशा जारी रहेगा। साथ ही घर का पूरा वातावरण अशांत हो जाएगा तथा बच्चे झगड़ालू एवं जिद्दी बन जाएंगे। इसलिए घर के मुख्य प्रवेश द्वार के दरवाजे को अंदर से खुलना चाहिए, उसे बाहर से कभी ना खोल के। उसकी डिजाइन इस तरह करी जाए कि वो अंदर से खुले, बाहर से नहीं खुले। मुख्य प्रवेश द्वार पर मंगलकारी चिन्ह, स्वास्तिक, घंटियां, शंख, कौड़ियां आदि लगानी चाहिए। एक बात और ध्यान रखना है, दरवाजे को पूरी तरह दीवार से सटाकर नहीं बनानी चाहिए। दरवाजे या दीवार के बीच में कम से कम 4 इंच या 1 फुट भर की जगह बना के बनाएं। जगह बना के चौखट लगाएं। द्वार जो है मनुष्य के औसत ऊंचाई से 1 फुट ऊंचा होना चाहिए। साधारण जो नियम है, चौड़ाई से दुगनी ऊंचाई रखनी चाहिए। वास्तव में यह एक वैज्ञानिक माप पे विद्यमान है, परंतु यहाँ एक सावधानी और भी बरतनी है। चौड़ाई 4 फुट या कम से कम 3.5 फुट अवश्य हो। दूसरी बात ध्यान रखना है, पहले भी मैंने कहा, दरवाजे खुलते या बंद होने वक्त आवाज नहीं होनी चाहिए, अन्यथा बच्चों के लिए उनकी एकता में कमी आती है, उनकी रिलेशनशिप खराब होती है। दरवाजे में हमेशा नई लकड़ी का प्रयोग करनी चाहिए। पुराने मकानों से निकले दरवाजे लकड़ी, मंदिर मस्जिद की लकड़ी का प्रयोग वास्तु के लिए कतई नहीं करना चाहिए। दरवाजा बंद करते समय यदि आवाज निकलता हो तो उससे भय की पैदा हो। इसलिए दरवाजे खोलते या बंद समय भी, पहले भी मैंने कहा, फिर मैं एक बार कर रहा हूं, मैं बार बार इसको दोहरा रहा हूं, आवाज नहीं होना। दरवाजे की लकड़ी में दरार न हो, अन्यथा आर्थिक कमजोरियां बन जाती है, दरिद्रता का समावेश उस घर में हो जाता है, दरिद्र होने की संभावनाएं बन जाती है। इस तरह द्वार बनाने के लिए हमें बहुत बारीक से इनके नियमों का पालन करना है। 2 दरवाजे समान आकार के, पहले भी मैंने चर्चा किया था, एक दूसरे के सामने रखी जा सकती है, लेकिन जहां 3 दरवाजे हों तो एक दूसरे के सामने बिल्कुल न रखें, चाहे वो एक दूसरे के समान आकार की ही क्यों न हो। कहा जाता है, जिस प्रकार अनावश्यक द्वार मकान में रहने वाले को हानि पहुंचाता है,
ठीक उसी तरह आवश्यकता के अनुसार द्वारों का न होना भी रहने वाले को कष्ट पहुंचाता है। घर में सभी दरवाजे, मुख्य दरवाजे के अलावा अंदर की जो दरवाजा है एक माप के अनुसार बनवाएं, आगे पीछे को छोटा बड़ा न रखें। भवन में द्वार का अंदर की दरवाजे को आवश्यकता से अधिक बड़ा होने पे जो गृह स्वामी होते हैं, जो वहां पे वास करने वाले लोग होते हैं, तो राजपद से दंडित होने के कारण बनता है तथा बच्चे क्रूर और जिद्दी हो जाते हैं। इसी प्रकार अत्यंत छोटा द्वार होने से चोरों और लुटेरों का भय बना रहता है तथा परिवार के सदस्यों में तनाव उत्पन्न होता है, साथ ही घर में असंतुलन की स्थिति पैदा हो जाती है। कितना बड़ा महत्व है दरवाजे का, जिसमें हम सबसे ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं। भवन में द्वारों की जो संख्या है, इसके बारे में हमारे वास्तु में कुछ बातें बताई गई है। कहा जाता है भवन में द्वारों की संख्या हमेशा सम रखनी चाहिए, लेकिन दरवाजों की संख्या उस सम संख्या में 10, 20, 30 उचित नहीं है, क्योंकि शून्य को वास्तु में अच्छा नहीं मानते। अतः भवन में सदा उचित एवं अच्छे माप का द्वार रखना लाभप्रद होता है। द्वार जो है हमेशा भवन के लाभदायक ग्रिड में बनानी चाहिए, जिसे उच्च श्रेणी का द्वार भी कहते हैं। फलस्वरूप भवन में निवास करने वाले को सुख शांति एवं समृद्धि की प्राप्ति होती है। इस तरह हम लोगों ने द्वार के बारे में देखा, समझने का प्रयास किया, द्वार कैसे हमारे लिए फायदेमंद है, कैसे इनका प्रभाव हमें प्रभावित करता है, किस तरह के द्वार हमें रखनी है। मुझे लगता है आप लोगों के द्वार के बारे में बहुत अच्छी तरह सारी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हम भवन की चारदीवारी के बारे में चर्चा कर लेना चाहते हैं। बाउंड्री वॉल, क्योंकि ये भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है घर की सुरक्षा के लिए भी चारों तरफ चारदीवारी बनाना आवश्यक है। चारदीवारी चूंकि मकान की सुरक्षा तो करती ही है, उसमें वास करने वाले को वास्तु दोषों से भी बचाती है।
चार दीवारी का जो दक्षिण और पश्चिम भाग जो है पूर्व एवं उत्तर की अपेक्षा ऊंचा होना चाहिए, थिकनेस ज्यादा होनी चाहिए, मोटा होना चाहिए। ऑडियो किन्हीं का खुला हुआ है, प्लीज बंद कर दें। हाँ, ऑडियो खुला हुआ है, प्लीज बंद कर दें। बहुत सारी आवाजें आ रही है, ऑडियो बंद कर दें। इसके अतिरिक्त जो पूर्व की मकान के जो प्रवेश द्वार है, पूर्वमुखी जो हमारा भवन है, पूर्व की दिशा के जो भवन है, प्रवेश द्वार के सामने चार दीवारी में बना द्वार शुभ होता है। इसे और अधिक प्रभावी बनाने के लिए भवन के बगल में उत्तर दिशा में खाली छोड़ी गई जगह में के सामने चार दीवारी में पूर्वी ईशान में दूसरा द्वार बनाना चाहिए या बनाई जा सकती है। इसका मतलब चार दीवारी में दो दीवारों की प्रथा है। एक द्वार आप बनाते हैं तो दूसरी द्वार भी उच्च ग्रिड में आपको बनाना है। ये ध्यान रखना है। दक्षिण मुखी मकान अगर हो, अगर पूर्व की ओर खाली जगह छोड़ी गई हो, तो दक्षिणी आग्नेय में मुख्य द्वार तो आप बनाए ही बनाए। तो कहा जाता है कि यदि चार दीवारी में पहले से ही घर के प्रवेश द्वार के सामने, तो भवन के मुख्य प्रवेश द्वार के सामने चार दीवारी में द्वार बना हुआ है सामने, तो भी दूसरा द्वार बनाना आवश्यक होता है। दूसरी कोई ऐसी द्वार जो है जो पॉजिटिव ग्रिड में आप बनाएं। एक इंपॉर्टेंट बात और है कि भूखंड के चार दीवारी के विस्तार के ठीक बीचों बीच, चार दीवारी के जो विस्तार है उसके ठीक बीचों बीच बने मकान में जो प्रवेश द्वार है का मुंह चाहे जिस दिशा में हो, वास्तु दोष से मुक्त रहता है। चार दीवारी के विस्तार के ठीक बीचों बीच मकान के प्रवेश द्वार में का मुख चाहे जिस दिशा में हो, वास्तु दोष से मुक्त रहता है। उसमें उच्च कोटि के भाग में दूसरी द्वार बनाने की आवश्यकता नहीं है। तो ये बात समझ में नहीं आई। सर ये मुख्य द्वार वाला फिर से बीचों बीच होने से वास्तु नहीं दोष होता है, ये समझ में नहीं आया। जैसे आपकी चार दीवारी की जो विस्तार है उसके बीचों बीच चार दीवारी में भी दरवाजे हैं और भवन में भी ठीक उसके सामने दरवाजा हो, तो चाहे जिस मुख दिशा में हो उसमें वास्तु दोष से वह मुक्त रहता है। ठीक है, आई समझ में? जी 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 सर। इसी तरह पश्चिमोन्मुखी मकान में प्रवेश द्वार के सामने चार दीवारी में भी द्वार हो, तो मतलब ये जो चर्चा करी जा रही है भवन की द्वार और चार दीवारी के द्वार दोनों की बात करी जा रही है। चार दीवारी के विस्तार के मुख्य बीचों बीच अगर द्वार हो और सामने भवन में भी द्वार हो, तो फिर दूसरी जगह उसकी द्वार बनाने की आवश्यकता नहीं।
पश्चिम मुखी मकान में भी प्रवेश द्वार के इसमें जो बात ध्यान देंगे, प्रवेश द्वार के सामने चार दीवारी में दरवाजे हो, प्रवेश द्वार के सामने, अगर पश्चिम मुखी में पश्चिमी वायव्य में दरवाजा है और चार दीवारी में भी पश्चिमी वायव्य में दरवाजा है, विस्तार के बीचों बीच नहीं कही जा रही है। इस स्थिति में दूसरे उत्तर की जगह खाली जगह या कहीं भी पश्चिमी वायव्य में या पश्चिम में द्वार बनाना चाहिए। मतलब चार दीवारी में भी दरवाजे हों, घर के सामने दरवाजा भी सामने हो, तो दूसरे जगह द्वार एक बनाना चाहिए। यदि चार दीवारी के ठीक विस्तार के बीचों बीच घर का भी दरवाजा सामने पड़ता हो, तो उसमें अन्य स्थानों पे द्वार बनाने की चार दीवारी में आवश्यकता नहीं। ठीक है, समझ में आ गई? उत्तर मुखी जो भवन में प्रवेश द्वार के सामने, मान लिया जाए कि प्रवेश द्वार उत्तरी ईशान से है या उत्तर की तरफ से है, तो उत्तरी ईशान में एक द्वार बनाना चाहिए। मतलब चार दीवारी में दो दरवाजे की बात की प्रधानता दी गई है, दोनों पॉजिटिव जगह पे हो। आप कुछ पूछना चाह रहे हैं हमसे? हाँ सर, वो विदिशा प्लॉट में भी द्वार का अलग से बताइएगा या यही सिद्धांत लागू होगा? यही सिद्धांत लागू होगा, इसी सिद्धांत को हम लोग वहां भी लागू करेंगे। ठीक है, ठीक। कहा जाता है कि भवन का चार दीवारी, भवन के चार दीवारी में निर्मित उच्चकोटि के भाग के द्वार का प्रयोग अवश्य करें। भवन में भी उच्चकोटि के द्वार का प्रयोग करना है, पॉजिटिव ग्रिड से द्वार करना है, और चार दीवारी में भी करनी है। एक बात बहुत तरीके से हमें ध्यान देनी है, पूर्व की ओर या उत्तरमुखी जो भवन है उसमें चार दीवारी जो है बहुत ऊंची नहीं बनानी चाहिए। जितने सारे यहाँ पे इंजीनियरिंग सेक्शन से जुड़े हुए लोग हैं वो ध्यान दे दें। पूर्व की तरफ या उत्तरमुखी, ये वेलकम नाम करके किनका नाम आ रहा है? वेलकम, ये नाम क्यों नहीं लिखते हैं? वेलकम, रेडमी, वास्तु क्लास, ये लोग अपना नाम क्यों नहीं लिखते हैं? ये रेडमी जो है, वास्तु क्लास है, ये अपना नाम क्यों नहीं लिखते हैं? वेलकम वाले लोग हैं, कौन है वेलकम? वो अपना नाम तो लिखें। पूर्व की तरफ के या उत्तरमुखी भवन में चार दीवारी की जो मुख्य द्वार की ऊंचाई के बराबर या नीची बनाए। मतलब जो बाउंड्री वाल है उत्तर और पूर्व की तरफ बहुत ऊंचा ना रखें, दक्षिण और पश्चिम की तरफ ऊंचाई रखें। उसे बहुत ऊंचा नहीं करना है, मुख्य द्वार की ऊंचाई के बराबर या थोड़ी नीचे ही बनाए, इस बात का ध्यान रखना है। यदि चार दीवारी दक्षिण या पश्चिमी नैऋत्य अथवा पूर्वी आग्नेय या उत्तरी वायव्य में टूट फूट जाए, चार दीवारी जो है दक्षिणी या पश्चिमी नैऋत्य अथवा पूर्वी आग्नेय या उत्तरी वायव्य में टूट फूट जाए, तो वास्तु के बुरी प्रभाव से बचने के लिए उसे तुरंत ठीक करवा लेनी चाहिए। चार दीवारी में जो एक भी द्वार परेशानियों का कारक होता है,
चार दीवारी का जो द्वार है दक्षिण और पश्चिम में, उसे चार दीवारी को ऊंचा करके बनानी चाहिए। वास्तु और चार दीवारी की दीवार में अंतर होना आवश्यक है। चार दीवारी के अंदर उत्तर एवं पूरब की तरफ दक्षिण और पश्चिम की अपेक्षा अधिक से अधिक स्थान खाली रखना चाहिए। भूखंड का आकार यदि अनावश्यक रूप से बड़ा हो तो लक्ष्मी बंधन करता है। एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, भूखंड में जितने एरिया में आप मकान बनाते हैं उससे 4 गुने से ज्यादा एरिया खाली नहीं होना चाहिए। अगर 1000 स्क्वायर फीट में आपकी मकान है तो 4000 से ज्यादा एरिया खाली न रखें। और खास करके दक्षिण और पश्चिम में तो एकदम नहीं रखना है। मकान की निर्माण दक्षिण पश्चिम से करनी है, उत्तर पूरब को खाली रखना है। इस तरह हम वास्तु में आज जो चर्चा किए, मुख्य द्वार की स्थिति को जाने, चार दीवारी में द्वार की स्थिति को जाने, चार दीवारी की आवश्यकता को हमने समझा और भवन के में किस स्थान से द्वार हमें करनी है इसे हमने जाना। पॉजिटिव ग्रिड, नेगेटिव ग्रिड के बारे में जाना, कहाँ से द्वार रखनी है उसके बारे में समझने का प्रयास किया। इस तरह हम लोगों ने छत पे पानी की टैंक, ओवरहेड टैंक को समझा, कहाँ पे रखना है, कैसे रखना है। घर की आंतरिक बनावट में अब हम आ चुके हैं। अब यहाँ से स्टेप बाय स्टेप अलग अलग जगहों पे हम चर्चा करेंगे। किचन से लेके, पूजा रूम से लेके, बेसमेंट से, स्ट्रॉन्ग रूम से, आपकी बेडरूम से, सभी पे हम स्टेप बाय स्टेप आपकी चर्चा करेंगे। उसमें हम जानने का प्रयास करेंगे कि कैसे वो अपना कार्य करते हैं, क्या उनके नियमों का ध्यान हमें किस तरह रखना है, पानी की व्यवस्था कैसे आज रखनी है इसको हमने देखा, पानी कहाँ से लेनी है, ट्यूबवेल कहाँ से लगाना है, क्या फ़ायदा देता है, इन सभी चीज़ों की अभी हमने चर्चा की और इसके विस्तार से इनके नॉर्म्स को, इनके रूल्स को, इनके रेगुलेशंस को जानने का प्रयास किया। इन संबंधी में आज जो चर्चा की गई इसमें अगर कहीं कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं। एक सवाल सर बाउंड्री वाल से थोड़ा सा था। क्या? बाउंड्री वाल से रिलेटेड सर एक शंका थी। हाँ हाँ। जैसे मॉडर्न युग में सर बाउंड्री वाल का निर्माण जब हम शहर में करते हैं तो मेजर कंसर्न उसका रहता है सेफ्टी, चोरी और ये सब। तो वास्तु के अनुसार सर नॉर्थ और ईस्ट में हम थोड़ा नीचे रखेंगे और साउथ और वेस्ट में ऊपर रखेंगे बाउंड्री वाल। हेलो, हाँ हम सुन रहे हैं। तो नॉर्थ ईस्ट में बाकी एरिया में क्या कटीला तार लगा दें सेफ्टी के लिए? हाँ लगाया जा सकता है। जी जी, मेजर कंसर्न तो वही है कल युग में सर। हाँ हाँ लगाया। ऐसे भी जो मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग होती है उसकी जो हाइट होती है काफी ऊंचे से लेके बनाई जाती है। तो 10 से 12 फीट की हाइट पे अगर बाउंड्री वाल दक्षिण और पश्चिम में रखते हैं, 15 फीट का रखते हैं, तो थोड़ा सा आप नीचा कर दें, मतलब आधा फीट आप नीचा उत्तर पूर्व में करें, वो पता नहीं चलेगा। तो कैसे करना है? तब और तो हो दक्षिण और पश्चिम में जो बाउंड्री वाल की ऊंचाई हम 15 फीट रखते हैं या 12 फीट रखते हैं, तो यहाँ पे 14.5 रखें, 14 रखें, इसको
तब कोई चेंज नहीं, तब ठीक है सर। हाँ नहीं, तब तो ठीक। वर्तमान समय की स्थितियों को ध्यान में रख के हमें काम करनी है। वर्तमान समय में सामंजस्य बैठा के काम करना है, इसका भी ध्यान रखना है। जी 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 जी। तो और विदिशा वाले प्लॉट में तो दक्षिण वाले दीवार में अगर दक्षिण और पश्चिम का दीवार है फ्लैट का, तो उसका क्या निदान क्या करना चाहिए? दक्षिण और पश्चिम का दीवार? दरवाजा जो है दक्षिण पश्चिम साइड में है, मेन एंट्रेंस डोर फ्लैट में। अब प्लॉट विदिशा है। वो नुकसान करता है। उसके लिए हम पिरामिड के इस्तेमाल से उसकी कमियां को बदल सकते हैं, उसके प्रभाव में थोड़ी कमी ला सकते हैं। उसमें क्या करना है कि आपके दरवाजे के बाहर स्वास्तिक पिरामिड आप लगा सकते हैं। वैसे स्थिति रहने में द्वार के मुख्य द्वार के बाहर स्वास्तिक पिरामिड आप लगा सकते हैं, और द्वार के अंदर में भी पिरामिड की इस्तेमाल करी जा सकती है, जिसको पिरामिड की क्लासेज में मैं दिखा के प्रैक्टिकली दिखा के बताऊंगा कि कैसे लगाई जाती है। लेकिन उसका भी इलाज है, और ऐसा नहीं कि उसका इलाज नहीं है। लेकिन अब आपकी ज्ञान हो रही है, इसके बारे में चर्चा हो रही है, तो आगे से कोई अगर इस तरह की मकान की बात आए तो बिल्डर को कहिए कि दक्षिण पश्चिम में प्लानिंग करने के वक्त में पश्चिमी नैऋत्य और दक्षिणी नैऋत्य के द्वार से बचे। इसमें बहुत सारे आर्किटेक्चर हैं, बहुत सारे इंजीनियर जो पढ़ाई कर रहे हैं। तो मैं उस सबसे एक विनम्र पूर्वक निवेदन करना चाहता हूं कि वो उसकी दक्षिणी नैऋत्य और पश्चिमी नैऋत्य से वो बचाव करके चलें। ये प्रफुल्ल कुमार क्या लिखे आपने हटा दिया चैट, क्या लिखा आपने? दीवारी की हाइट लगभग 4 दीवारी की जो हाइट है वो तो अपनी सुविधा और व्यवस्था के हिसाब से होता है ना। 4 दीवारी की हाइट मान लिया जाए हम किस स्थान पे हैं, किस तरह के हैं, कम से कम 10-11 फीट तो रखेंगे ही रखेंगे ना, उससे नीचे क्यों रखेंगे? ऐसा हो कि कोई आदमी उससे तड़प ना सके, किसी तरह का चोरी है बचाव, उसको तो हमको करके चलना है। ठीक है, तो हाँ, उसमें भी मैं आगे हाइट बताऊंगा कि भवन की हाइट क्या रखनी है, और 4 दीवारी की भी हाइट उसमें आ जाता है को क्या रखना चाहिए। 10 फीट कम से कम रखना चाहिए 4 दीवारी की हाइट, जो ऑस्पिशियस हाइट का आकार है माना गया है। आजकल सर अपार्टमेंट सिस्टम में हाँ, एक फ्लोर पे ये 6 या 8 फ्लैट बनवाते हैं हाँ। आर्किटेक्चर वाले, उसमें 1 या 2 फ्लैट का एंट्री नैऋत्य में आ ही जाता है। ये एक चक्कर आ जा रहा है। देखिए उसको तो अब तो वो तो मेरा विषय नहीं है। हम लोग तो अब नहीं लेंगे उसको। नहीं, मैं जी बता रहा हूँ क्या होता है कि आर्किटेक्चर अपने कामों में पूर्ण रूप से मेहनत न करने के कारण एक फ्लैट इधर जो बनाते हैं उसका मिरर उधर बना डालते हैं। हाँ हाँ जी जी। मिरर बना डालते हैं। आप हाँ। उसको मिरर मत बनाइए ना, उसकी प्लानिंग उस हिसाब से कीजिए ना। आपके पास तो भगवान ने कला दिया, आपको तो जी नॉलेज दिया, आपको तो सब कुछ दे दिया, आपने तो इतनी पढ़ाई किया 4 साल 5 साल, तो मिरर क्यों कर देते हैं? आप उलट के क्यों रख देते हैं? जब उल्टेंगे इधर नॉर्थ ईस्ट होगा तो उधर साउथ ईस्ट हो जाएगा। ये मिरर का काम जो है समय बचाने के कारण से, मेहनत कम करने के कारण से, मेहनत में जो चोरियां होती है उसे करने से मिरर कर दी गई। तो मिरर जब कर देंगे तो फिर तो गलत हो ही जाएगा ना उसकी। देखिए आप तो एक डिजाइन करते हैं, आप ड्राइंग करते हैं, तो आप तो डिजाइन इस तरह करें ना कि दोनों तरफ ठीक से ठीक हो, मैक्सिमम ठीक से ठीक हो, कम से कम उसका दुष्प्रभाव हमें दिखाई पड़े। यही तो कलाकारी है, यही तो ज्ञान है, इसी को तो जानना है, इसी को तो हमें समझना है। हम मिरर कर देते हैं, इसकी वजह से गलतियां होती है। जिस दिन यह मिरर की प्रथा को हटा दी जाएगी बिल्डिंग का, उस दिन ये बिल्डिंग ठीक होने लगेगा। लाखों बिल्डिंग का मेरा अपना ऑब्जर्वेशन है, मैंने देखा हूँ। आर्किटेक्चर कहते हैं कि मैं वास्तु का नियम का उपयोग करता हूँ, मैं तो सारे साल वास्तु करता हूँ, लेकिन वास्तु होती नहीं है। आप जब पढ़ाई कर रहे होंगे, आप चूंकि जीएम से रिटायर किए हैं, बीएसएनएल का सिविल का 2 बड़े महानुभाव बैठे हुए हैं, बहुत बड़े एक्सपर्ट बैठे हैं जो अपने जीवन काल इसमें व्यतीत कर दिया, लेकिन इसका इस्तेमाल पूर्णतः नहीं होता है। पूर्णतः इसके इस्तेमाल पे लोग ध्यान नहीं देते हैं। समय के बचाते हुए 10 या 15 मिनट में बिल्डिंग तैयार की जो प्रथा है वो कैसे होगा, उसकी मेहनत करनी पड़ेगी। जिस तरह मैं आपकी क्लास ले रहा हूँ, मैं मेहनत कर रहा हूँ आपके साथ,
हर बारीक से बारीक चीजों पे मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ, मैं छोड़ नहीं रहा हूं ना कहीं पे, हर सवाल का जवाब भी दे रहा हूं। मेरी प्रयास है, मैं एक विद्यार्थी की तरह आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं कि मैं अगर विद्यार्थी रहूं तो मुझे कौन कौन सी सवाल आएगी, कौन कौन सा क्वेश्चन आएगा मेरे मन, आंतरिक मन में, मेरे मनोभावों में क्या क्या बातें आ रही होगी, उसको ध्यान में रख के मैं आपसे चर्चा करता हूं। उससे ध्यान में रख करके यहाँ पे मैं आपको सारी चीज को बताने का प्रयास कर रहा हूँ। अगर उस नियम को ध्यान में रख के की जाएगी, वास्तु के नियम को अक्षरश पालन, लोग कहते हैं कि वास्तु के हिसाब से तो मकान बन ही नहीं सकता, साहब बनता है, बनता है। मैंने बनवाई है, एक नहीं हजारों मकान मैंने बनवाई है जिसमें वास्तु की पूर्णता नियम का उपयोग हुआ है। 80% इस्तेमाल, 80 से 90 हम कर सकते हैं, बाकी 10% जो हमारे हाथ में नहीं है, प्रकृति अपने हाथों में रखती है, जिसका हमारे पास उसका कंसेप्ट नहीं है। जो प्रकृति के सिद्धांत है, थ्योरियां है, मान लिया जाए कि हम कहीं पे दिल्ली में एक मकान लिया, उसके पीछे में काफी दक्षिण पश्चिम में एक पार्क बना हुआ है, तो दक्षिण पश्चिम बहुत खाली हो जाएगा, तो वो हमारे हाथों में नहीं है। वो प्रकृति अपने हाथों में नियंत्रण 15 से 20% रख लेती है। लेकिन अगर हम ईमानदारी से उस नियम को पालन करें, ईमानदारी से उस नियम का एप्लीकेशन में लाएं, 80% हम उसको ठीक करके चल सकते हैं। 80% बहुत है। जी जी ठीक। और कोई क्वेश्चन? सर अगर वायव्य कोण में हैंड पंप हो तो हैंड पंप हटा के वहाँ पे बोरिंग का पानी डाल सकते हैं कि उसमें बोरिंग लगा दिया, ओवर टैंक में चला जाएगा? बोरिंग का पानी डाल सकते हैं मतलब? सर हैंड पंप है वायव्य कोण में, नॉर्थ, तो उसका हैंड पंप ना रख के उसका जो पानी लेने का क्षमता तो है, पानी जो तो ले ही रहे हैं ना हम तो बात क्या मैं कर रहा हूँ, हैंड पंप हो, ट्यूबवेल हो, पानी लेने की जगह हो, तो वही तो हुआ ना। आज चापाकल कहाँ रहता है, हैंडपंप कहाँ रहता है? आज तो ट्यूबवेल ही लगाते हैं ना, बोरिंग हुए, समरसेबल लगा दिए, वहीं से पानी जा रहा है। वो नहीं, गलत है। अब इसकी उपाय भी है, ऐसा नहीं कि उपाय नहीं है, भी मैं बता दे रहा हूँ। देखिए उपाय है, ओरिजिनल है, हमें अभी ओरिजिनल पढ़ना है। उपाय पे मैं बताऊंगा तो आप सब उपाय पे चलने लगेंगे। ओरिजिनल को जाने, हाथ टूटे नहीं इसका ख्याल रखना है। तोड़ के हाथ को जोड़ करके, कमाची दे करके, आयरन रड दे करके हाथ बनाएंगे तो हाथ इतनी मजबूत नहीं होगी ना, कमजोरी रहेगी ना। उसी तरह हम इसके नियम को से ध्यान में रख करके वास्तु बनाए। हाँ बना हुआ है तो उसके तो मेरे पास उपाय नहीं है, उसको तो हम बिना तोड़ फोड़ के कुछ उपाय बताएंगे। लेकिन निर्माण अगर हम करते हैं तो इनके नियमों का हम पालन करना चाहिए। और कोई भी क्वेश्चन पूछें, कोई क्वेश्चन पूछें। इसका मतलब सब लोग को समझ में आ रहा है ना? सर आप समझाते इतना अच्छा है। अच्छे। रजनीश कोई क्वेश्चन? रजनीश? है? नो सर, कोई क्वेश्चन नहीं। सब समझ में आ गई? जी एक मिनट, सब समझ में आ गई रजनीश? हाँ सर। आप इंजीनियरिंग प्लान में आप इसका पूर्णतः इस्तेमाल करेंगे? जी बिल्कुल। 80% इस्तेमाल आप कर लेंगे तो पूरी वास्तु आपकी ठीक हो जाएगी, पूरे लोग को सुख शांति समृद्धि देने में कारगर और भवन हो जाएगी। इसलिए इसका ध्यान रखना है, ठीक है? ठीक है। हाँ, और ओके सर। ये रजनीश, सीतामढ़ी से आप वीडियो ऑफ क्यों रखते हैं? रजनीश सीतामढ़ी वीडियो ऑफ क्यों रखते हैं? रजनीश कुमार सीतामढ़ी वीडियो ऑफ क्यों रखते हैं? वेलकम करके कौन है? वेलकम। अगले क्लास में नाम लिख दिया करिएगा ताकि मुझे दिखाई पड़े कौन से हैं, कौन लोग आ रहे हैं, कौन लोग नहीं आ रहे हैं, ये मुझे पता तो चले कौन लोग कितने सिंसियर रूप से कक्षा कर रहे हैं। दक्षिण पूर्व के दीवार का क्या रेमेडी हो सकता है सर? दक्षिण पूर्व की दीवार को मोटा रखना है, हाइट रखनी है। दरवाजा दीवार नहीं सर, सॉरी दरवाजा। दक्षिण पूर्व में किधर है? पश्चिमी नैऋत्य की दक्षिणी नैऋत्य?
पश्चिमी नैऋत्य की दक्षिणी नैऋत्य? दक्षिण पूर्व में दक्षिणी नैऋत्य। दक्षिणी नैऋत्य। तो ये स्त्रियों के स्वास्थ्य के लिए ऐसा अनुभव में देखा गया है, ये रिसर्च में देखा गया है, ऐसे कार्यों की अवधि में बहुत सारे सिद्धांत, में एक लाइन में बता दे रहा हूँ, बहुत सारे सिद्धांत जो हमारे मनीषियों ने लिखा है, आज के दौर पे उसको हम अक्षरश नहीं मान रहे हैं। आज के दौर पे उसी सिद्धांत को हम मानते हैं जिस सिद्धांत का हम अपने प्रयोग में सही देख रहे हैं। तो दक्षिणी नैऋत्य के प्रयोग में जो देखी गई है, इसका रिसेंट रिसर्च है कि दक्षिणी नैऋत्य की तरफ की जो द्वारें होती है वो स्त्रियों के लिए अच्छा फल नहीं देता, महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए अच्छा फल नहीं देता। इसलिए ये सारे सिद्धांत जो सारे थ्योरियां है आपकी किताब से तो ली गई है, लेकिन सारे थ्योरियां आज कितना कारगर है इसको अनुभव के आधार पे हमारे मनीषियों ने, हमारे वर्तमान समय के वास्तुविद ने, हम जैसे लोगों ने उसको प्रयोगात्मक तरीके से सिद्ध करने का प्रयास किया, अपने कार्यों के दौरान उसको प्रमाणित करके देखने का प्रयास किया, और जो प्रमाणित करके देखने में जो जिसमें सच्चाई दिखाई पड़ती है उसे ही हम बताने का प्रयास कर रहा हूँ, जिसमें एक ऑथेंटिसिटी है, जिसकी एक प्रमाणिकता है, जो अपने कार्यों के अवधि के दौरान हमने जाना है, सीखा है। आज हर सिद्धांत पर एक एक सिद्धांत पे रिसर्च की जा रही है, एक एक सिद्धांत पे शोध करी जा रही है, और शोध के आधार पे आपको बताया, आप तक पहुंचाया जा रहा है। हमारा फेडरेशन, ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ एस्ट्रोलॉजर सोसाइटी जो है, जिसकी बहुत बड़ा फैलाव है, अमेरिका से लेके, कनाडा से लेके, जापान से, देश विदेश में हमारी कक्षाएं की संचालित हो रही है। और उस दौरान हम लोगों ने जो प्रयास किया है, हम जैसे लोगों ने, चाहे ज्योतिष के सिद्धांत हो, चाहे वास्तु के सिद्धांत हो, चाहे हस्तरेखा के सिद्धांत हो, या अंक विज्ञान के सिद्धांत हो, आज के दौर पे कितनी उसकी प्रासंगिकता है, कितनी उसकी यूटिलिटी है, कितना वो कारगर हो लोगों के लिए हो रहा है, उसको हम लोग प्रमाणित करने का प्रयास करके आप सबों तक प्रस्तुत कर रहे हैं। जिस तरह ज्योतिष की भी बहुत सारे सिद्धांत है, बहुत सारे हमारे ऋषियों ने बताई, उस सिद्धांत को हम प्रयोग के तरीके पे देखने का प्रयास करते हैं और देखते हैं कि ये हमारा सिद्धांत आज के दौर पे कारगर है कि नहीं। तो उसको उस तरीके से हमारे जो भी आज कक्षा लेने वाले लोग हैं, जो आपके समक्ष हैं, इस तरह का रिसर्च बेस्ड वर्क करके आप तक हम लोग प्रयास एक है पहुंचाने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि अपने 20, 25, 30 सालों के अपने इस रिसर्च में हम लोगों ने जो जाना है, समझा है, हम लोगों ने किताब की बातों को माना नहीं, मैं तो खास करके मैंने नहीं माना, मैंने तो हर सिद्धांत को प्रयोग के तौर पे देखा है, हर सिद्धांत पे मैंने शक प्रश्न करके शक रूप में देखा, और मैं उसको सस्पेक्टेड रूप में डाल करके अपने अनुभव में, अपने कार्यों में उसको सीखने का प्रयास किया। अब जा करके आपके समक्ष ये सिद्धांत और थ्योरियां हम प्रस्तुत कर रहे हैं। दक्षिणी आग्नेय सर, दक्षिणी आग्नेय वाला दरवाजा सर, दक्षिणी आग्नेय के दरवाजा अच्छा होता है ना, फल अच्छा देता है, महिलाओं के लिए अच्छा होता है। अच्छा, क्योंकि उसमें शुक्र का अधिकार है ना। जी जी जी। हाँ, तो जहाँ पूर्वी आग्नेय आ रहा है उसको दक्षिणी कर दिया जाए। पूर्वी आग्नेय जो आ रहा है आपके कंपास से, आपकी मैग्नेटिक कंपास से पूर्वी आग्नेय उसे दक्षिणी आग्नेय कर दे तो उचित विरुद्ध हो जाएगा। पूर्वी आग्नेय में चोरों और अग्नि का, क्योंकि उसमें सूर्य की भी प्रभाव में वृद्धि होगी और मंगल का, शुक्र का होगा, सूर्य से शुक्र अस्त हो जाएगा, शुक्र से कंबस्ट हो जाता है, तो उसके प्रभाव में खराबी आ जाती है। थैंक यू सर, थैंक यू सर। और भी कोई क्वेश्चन? सर मेरा भी एक क्वेश्चन है सर। हाँ, 15 अगस्त को क्लास होगा ना सर? हाँ? शनिवार 15 अगस्त को क्लास होगा ना? हाँ, एक बार मैं उसकी सूचना दे दे रहा हूँ। 15 अगस्त क्योंकि राष्ट्रीय छुट्टी का दिन है, इसलिए उस दिन की क्लासेज सुबह का जो अभी चल रहा है वास्तु रथ, एडवांस वास्तु, दोनों की कक्षाएं स्थगित रहेगी। फिर हम लोग आपको 18 तारीख को अपने नियमित समय से, तो जो समय निर्धारित है उसमें हम सब आपसे मुखातिब होंगे। हाँ, एक क्वेश्चन और है, बताइए डॉक्टर सुरेश पंडित जी, बताइए। सर डिग्री के अनुसार, कंपास डिग्री के अनुसार दरवाजा खोला जाए तो क्या अच्छा नहीं होगा? अच्छा होगा ना, बढ़िया होगा ना, इसी तो देखना है, जी, उसी को तो समझना है। हाँ, हाँ।
वही पूछ रहे सर कि हाँ हाँ, कंपास में जो डिग्री के आगे अनुसार जब दिशाओं और रोग पे मैं चर्चा करूंगा आगे जी। की कक्षा में, भी थोड़ा टाइम है उस कक्षा में आने में, दिशाओं और रोग पे मैं चर्चा करूंगा, तो एक डिग्रियों पे मैं चर्चा करूंगा। उस क्लास में हर लोग की अनिवार्यता है कि कोई वीडियो ऑफ करेंगे नहीं, जो वीडियो ऑफ करके रहेंगे उनको हम लोग उस क्लास से हटा देंगे, उनकी आईडी पासवर्ड को हम लोग बंद कर देंगे, ठीक है। इसलिए ध्यान रखेंगे उस क्लास में सारे लोग अपनी वीडियो, उस दिन अपने सारे लोग की अटेंडेंस अनिवार्यता रहेगी, तभी आप सीख सकते हैं। मेरा क्या जाएगा, मेरा कुछ नहीं जाएगा, आपका नुकसान होगा। जो चीज मैं देना चाह रहा हूँ वो आप ले लीजिए, मैं तो ये कहूंगा बस। तो आप वीडियो ऑफ करके इधर उधर होते हैं, आपकी कंसंट्रेशन लूज होती है। एक विधा मैं पहले भी कहा हूं, आज भी कह रहा हूं, ये आध्यात्मिक विद्या है, इसकी आध्यात्मिक चेतना है। ये अध्यात्म के हिसाब से कंसंट्रेट होकर के आपको रहना पड़ेगा। दिल दिमाग वीडियो ऑफ क्यों करते हैं, इसका मतलब आप इधर उधर करते होंगे, आप इधर उधर आपकी दिमाग रहती हो कि आप दूसरे कामों में बटे हैं, तो आप ये सीख नहीं पाएंगे। आपको जो मैं दे रहा हूं आपका दिमाग ले नहीं पाएगा, इतनी इंटेलिजेंट आपके दिमाग नहीं है, मुझे पता है। क्या वीडियो ऑफ करके सुन लीजिएगा, आपका दिमाग एक्सेप्ट कर लेगा, तो कक्षा का कोई महत्व ही नहीं रहता है। किताब पढ़ के ही सब लोग विद्वान हो जाते हैं। कोई एक बात और है सर, एक मिनट बोलने दीजिए, न स्कूल होती, न कॉलेज होती, न इतने बड़े बड़े रिसर्च और शोध सेंटर होता। क्यों होता है? बेवकूफ थोड़ी है सरकार हमारी, क्यों बनाई है कक्षा? हम क्यों आपकी कक्षा सामने आमने ले रहे हैं? क्यों हर सवाल का जवाब देने के लिए है? इसलिए है कि आप सामने से बैठ करके क्लास करें, आज के पेपर में पढ़ें। क्यों है कि ऑनलाइन क्लासेस से इतना लोग बच्चे समझ नहीं पा रहे हैं। स्कूल खोली जाए, कॉलेज खोली जाए, यूनिवर्सिटियां खोली जाए, क्यों? इसलिए कि आप वीडियो ऑफ करके कक्षा न करें, आप कंसंट्रेट होकर रहें, दिल और दिमाग उसी जगह आपकी बनी रहे। 5 मिनट आते हैं, आप सब लोग वीडियो ऑफ कर देते हैं, ऐसा ऐसे हमें क्या होगा? हमें कुछ नहीं नुकसान है। आपको जो लेना है आप ले नहीं सकते। एक अच्छा बहुत इंपॉर्टेंट क्लास बता रहा हूँ मैं। इस क्लास को एक ऐतिहासिक क्लास के रूप में आपको देने का प्रयास कर रहा हूँ, इसलिए इस क्लास को एक ऐतिहासिक क्लास बनाइए। और ऐतिहासिक क्लासेस तभी बनेगी जब आपकी ज्ञान अच्छी होगी, जब आपकी तालीम अच्छी होगी, जब आप पूरी चीज को समग्रता के साथ समझ सकते हैं, तभी आपकी हो सकती है। अब मैं क्लास बंद करूं? सर एक बात और सर। हाँ 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 पूछिए। जैसे विदिशा प्लॉट है, तो डिग्री के अनुसार उसका जो है से दरवाजा खोला जाए, कंपास डिग्री के अनुसार कि हाँ, डिग्री के हिसाब से दरवाजा खोला जाए विदिशा प्लॉट में सर। हाँ 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 ठीक है, यही अपनी जानकारी लेनी। ठीक है, क्लास को मैं बंद करता हूँ। सब लोग अच्छे से स्वतंत्रता दिवस को मनाएं। तब तक के लिए हम आपसे आज्ञा चाहता हूँ। अगले क्लास में मंगलवार को हम लोग की क्लास जो होगी 18 तारीख होगी ना, 18 तारीख को फिर हम मिलते हैं। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। थैंक यू सर, नमस्कार सर। सर नमस्ते। नमस्ते नमस्ते।